नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। क्वेश्चन नंबर 77 आपके सामने है और चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा एरर करेक्शन का क्वेश्चन है। पहले इसको पढ़ लेते हैं। द रश टू पे टैक्स एरियर्स एट द end of the financial year may have been another factor contributes to better tax collection during the last month। ठीक है, अब फिर से इसको पढ़ के जो है इसका मीनिंग हम लोग समझते हैं। किसके बारे में बात की जा रही है यहाँ पर? रश के बारे में दोस्तों। किसके बारे में? द रश के बारे में। रश का मतलब होता है गर्दी या जल्दीबाजी या एक तरह से भीड़। ठीक है, ये लोगों के अंदर जो है प्रतिस्पर्धा, किस चीज़ को? एक भीड़ है, लोगों जो है एक तरह से क्राउड है। ठीक है, तो ये जो क्राउड है, ठीक है ना, ये जो क्राउड है इसका क्या ये रश जो वर्ड है दोस्तों हमारा सिंगुलर नाउन है। ठीक है, रश वर्ड क्या है? हमारा सिंगुलर नाउन है। अब आप देखें कि रश टू पे, किस चीज़ का रश, किस चीज़ की भीड़ हो रही है, किस चीज़ की जल्दी हो रही है? टू और उसके बाद पे। तो पे जो है वर्ब का हमारा फर्स्ट फॉर्म हो गया। तो देखो रश टू पे, क्या पे करने की बात हो रही, क्या चुकाने की या क्या भरने की बात हो रही है? टैक्स एरियर्स। तो टैक्स होता है उसके अंदर जो टू पे टैक्स एरियर्स। एरियर्स का मतलब होता है टैक्स के अंदर जो कट कर जो टैक्स आया या टैक्स का जो डिस्काउंटेड जो टैक्स आया उसको पे करने की यहाँ पर बात हो रही है। कब? एरियर्स एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, कि ये जो टैक्स कट कर जो आपका जो डिस्काउंटेड टैक्स जो आपको जो भरना है, जो टैक्स के अंदर जो छूट दी गई है, तो अब जब उसका क्या होता है कि सीमित समय होता है। सरकार भी ये क्या करती कि लास्ट में वो बोलती कि आप इस ड्यूरेशन के बीच में अगर इतने डेट के पहले टैक्स भर देते हो तो आपको जो है फाइन नहीं लगने वाला है या इतना हम लोग डिस्काउंट अपनी तरफ से देने वाले हैं। तो उसी प्रकार की यहाँ पर कुछ बात की जा रही है कि ये जो रश है टैक्स एरियर्स को भरने का, कब, समय कौन सा है? एट। देखो समय के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? एट प्रीपोजिशन लगाते हैं। तो एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर जो होता है 31 मार्च का जो है उसके बात हो रही है। मे हैव बीन अनदर, मे हैव बीन। अब मे हमारा क्या है दोस्तों? मे हमारा क्या है यहाँ पर? मॉडल। ठीक है ना, यहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, और हैव बीन, अब हैव आया दोस्तों, तो हैव के बाद जो है क्या आना है? वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो बी जो है वो हमारा वर्ब का क्या है? थर्ड फॉर्म है। तो हैव बीन हो गया। अनदर फैक्टर, ये क्या है? एक दूसरा फैक्टर है। कंट्रीब्यूट्स टू, ध्यान देना, अनदर फैक्टर एक दूसरा एक इशू है, दूसरा एक मुद्दा है, फैक्टर है। और उसके बाद क्या आया? यहाँ पर वर्ब आया। और वर्ब का कौन सा फॉर्म आया? वर्ब का एस या ई एस फर्स्ट फॉर्म आया। मतलब इसको हम लोग वर्ब का फिफ्थ फॉर्म हम लोग इसको मान लेते हैं। तो V5 आया। ठीक है, जिसमें क्या है कि वर्ब के साथ एस और ES लगा हुआ है। ठीक है, कंट्रीब्यूट्स टू बेटर टैक्स कलेक्शन, है ना। किस चीज को कंट्रीब्यूट करना? कि बेहतर करना। बेटर का मतलब होता है यहाँ पर बेहतर करना। किस चीज़ को बेहतर करना? टैक्स के कलेक्शन को, जो टैक्स का कलेक्शन हुआ उसको बेहतर करना ड्यूरिंग द लास्ट मंथ। किस दौरान? लास्ट महीने के दौरान। ठीक है, तो ये तो इसका मीनिंग था कि ये जो रश है, ये जो भीड़ है, किस चीज़ का? टैक्स एरियर्स भरने का। जो फाइनेंशियल ईयर के एंड में वो क्या हो सकता है? एक दूसरा एक फैक्टर हो सकता है कंट्रीब्यूट टू बेटर, जो कि कंट्रीब्यूट करता है बेटर टैक्स कलेक्शन ड्यूरिंग द लास्ट मंथ। तो आखिरी महीने में जो टैक्स कलेक्शन को बेहतर करने का एक तरह से सरकार की ओर से वो क्या हो सकता है, या ये जो तरीका जो अपनाया गया है, या ये जो रश है, ये उस टैक्स कलेक्शन की प्रक्रिया को और अच्छा बेहतर कर सकता है। ज़्यादा अमाउंट में टैक्स सरकार को जो है प्राप्त हो सकता है। इस तरह का यहाँ पर बात हो रहा है। अब थोड़ा सा हम लोग स्टार्टिंग से स्ट्रक्चर देखते हैं। चलो क्या हो रहा है? रश के बारे में बात कर रहे हैं। रश हमारा क्या है? सिंगुलर नाउन है। और उसके बाद देखो ये टू पे टैक्स एरियर, ठीक है, द रश
देखो रश टू पे टैक्स एरियर, किस चीज का? टू पे टैक्स एरियर एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, है ना, एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर मे हैव बीन, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है दोस्तों, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है आपका एक एक्स्ट्रा यहाँ पर क्या लगा है? क्लॉज लगा है। ठीक है, ये जो पूरा ये जो सेंटेंस है ना, यहाँ से टू पे टैक्स एरियर से लेकर जो है आपका फाइनेंशियल ईयर तक, ये एक्चुअल में इस रश के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। ठीक है, अब आप अगर वर्ब की बात करो तो यहाँ रश और उसके बाद मे आ गया। ठीक है, मतलब ये हमारा क्या है? ये हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, उसके बाद ये हमने ब्रैकेट लगाया, ये डैश डैश डैश, ये आपका एक तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक एक नाउन क्लॉज है। ठीक है, एक क्लॉज आपके सामने आ गया। ठीक है, क्या है? कौन सा क्लॉज है? नाउन वाला ये आपका क्लॉज है। ठीक है, अब आप देखो कि इसके बाद क्या लगा है? मे। तो मे क्या है? हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब दोस्तों मॉडल ऑक्सिलरी तो हम लोग एज इट इज ही लगाते हैं, इसमें तो कोई मेज तो करते नहीं है ना। तो ये V1 और V5 दोनों एक ही है हमारा। यहाँ पर क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, तो अब देखो हैव और बीन, हैव के बाद बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ये हमारा जो है परफेक्ट टेंस का फॉर्मेशन है। ठीक है ना, ये हमारा क्या है? परफेक्ट टेंस का फॉर्मेशन है। तो मैं हैव बीन, वो क्या हो सकता है? अनदर फैक्टर, एक दूसरा फैक्टर हो सकता है। अब दूसरा फैक्टर हो सकता है, ध्यान देना दोस्तों, अब एक हमारा जो है इस रश के लिए तो हमको वर्ब मिल गया, इस रश के लिए हमको वर्ब मिल गया। अब आगे देखो तो हैव बीन अनदर फैक्टर, वो दूसरा फैक्टर हो सकता है। और यहाँ पर कंट्रीब्यूट सीधा वर्ब का एक और वर्ब है। अब दोस्तों आप लोगों को ये बताओ कि क्या ये आपको अधूरा नहीं लग रहा है? भाई मे हैव बीन अनदर फैक्टर डैश कंट्रीब्यूट्स टू बेटर टैक्स कलेक्शन ड्यूरिंग द लास्ट मंथ। तो ये पूरा का पूरा जो आपका है, ये हमको ऐसा लग रहा है कि एक और नया कोई सा फ्रेज शुरू हो, कोई सा जो नया वाला जो है आपका एक क्लॉज शुरू हो गया। ठीक है, एक रिलेटिव क्लॉज लग रहा है। ठीक है ना, क्या लग रहा है? रिलेटिव क्लॉज हमको यहाँ पर पता चल रहा है। अब दोस्तों अगर रिलेटिव क्लॉज लगा है तो जाहिर सी बात है कोई भी यहाँ पर क्या आना चाहिए? एक रिलेटिव वर्ब, एक रिलेटिव क्या आना चाहिए? प्रोनाउन आना चाहिए। ठीक है ना, रिलेटिव प्रोनाउन जो है वही फॉलो करता है, उसी के बाद जो है आपका क्या लगाया जाता है? रिलेटिव क्लॉज लगाया जाता है। ठीक है ना, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो है रिलेटिव क्लॉज लगाते हैं। तो यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन आएगा? क्योंकि यहाँ पर जस्ट इसके पहले जो है कौन सा क्या लगा है? फैक्टर। और फैक्टर जो है वो नॉन लिविंग एंटिटी होता है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या लगने वाला है? विच। क्या लगने वाला है? विच। यहाँ पर जो है सही प्रोनाउन हमारा लग जाएगा। अब आप रीड करें, देखो द रश टू पे टैक्स एरियर, ये जो भीड़ है टैक्स की जो छूट जो है उसका जो अमाउंट पे करने का फाइनेंशियल ईयर के एंड में, वो क्या कर सकती है? एक अनदर फैक्टर हो सकती है विच कंट्रीब्यूट्स टू बेटर। विच कंट्रीब्यूट्स टू बेटर, वो बेहतर करने के लिए क्या? टैक्स कलेक्शन ड्यूरिंग द लास्ट मंथ, आखिरी महीने में जो है टैक्स कलेक्शन को जो है वो बेहतर कर सकती है। अब आप देखो फैक्टर जो है वो आपका सिंगुलर नाउन है। ठीक है ना, और उस हिसाब से ये सिंगुलर वर्ब यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, और विच का जो है ये एंटीसीडेंट है। अब यहाँ पर दोस्तों विच भी आ सकता है, और दूसरा ये तरीका है, अगर हम लोगों को इसको कंटिन्यूएशन चलाना है तो या तो हम विच कर सकते हैं, या तो हम विच लगाकर जो है क्या कर सकते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन लगाकर इसको आगे बढ़ा सकते हैं, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको कंट्रीब्यूट को कंट्रीब्यूटिंग बना दें। इस कंट्रीब्यूट को हम लोग क्या कर दें? कंट्रीब्यूटिंग, है ना, तो कंट्रीब्यूट करते हुए, योगदान देते हुए, इस तरह का मीनिंग आ जाएगा। देखो आप, रश टू पे टैक्स एरियर at the end of the financial year may have been another factor contributing to better tax collection during the last month। ये भी हमारा सही हो जाएगा। तो या तो आप कंट्रीब्यूटिंग कर दो, या तो आप ये लगा दो विच, चाहे कुछ भी करेंगे, लेकिन एरर हमारा कहाँ पर है? इसी सेक्शन के अंदर है। हमको जो है ये सिलेक्ट करना है ना। तो जो भी एरर होगा, कुछ लोगों के मन में होगा सर दैट क्यों नहीं आया,
दैट कंट्रीब्यूट्स टू, कि जो कि कंट्रीब्यूट करता है, तो वो भी हो सकता है। ठीक है, दोनों का थोड़ा सा मीनिंग का सेंस अलग हो जाएगा, बाकी दोनों ही इसमें लग सकता है, विच भी लग जाएगा, दैट भी लग जाएगा और आईएनजी भी हम लोग लगा सकते हो, बट कुछ भी हो एरर हमारा जो है डी के अंदर होगा। ठीक है ना दोस्तों, तो क्लियर हुआ आपको किस तरीके से, ये भी आपका जो है वर्ड ओमिशन का या वर्ड एडिशन का आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये क्या है इसमें वर्ड एडिशन का, ये अब वर्ड एडिशन ये भी जो है आपका बिल्कुल SBI, PO, उसके अलावा IBPS, PO, ये सब के आपके ये क्वेश्चंस हैं, इनमें इन्होंने शुरुआत की है ना। तो आपका बैंकिंग का ये क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस भी आप उम्मीद कर सकते हो, जो आपको बिल्कुल स्ट्रक्चर से अलग एकदम आपको मीनिंग पर डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से जो है उसको समझ पा रहे हो और उसका मीनिंग समझ पा रहे हो और फिर उसको कर पा रहे हो। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट 78 जो क्वेश्चन है हमारा, while discussing carefully with the students, the motivational speaker advised them not to brood under failure। ठीक है, क्या इसका मीनिंग निकल कर आ रहा है, while discussing carefully with the student मतलब के दौरान, यहाँ पर while का जो मीनिंग है वो क्या है कि दौरान, के दौरान। और दोस्तों while जो हम यूज करते हैं, आप एक चीज याद रखें कि while में क्या होता है कि two actions taking place together, दो जो एक्शन है वो एक साथ घटित होती हैं, दो एक्शंस एक साथ हो रही होती हैं, तब हम लोग जो है क्या यूज करते हैं, while यूज करते हैं। जैसे while I was having dinner, I got a phone call from my boss। ठीक है, इसमें अगर आप देखोगे इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में तो क्या बताया गया है कि while I was having dinner, मतलब एक तरफ तो मैं जो है क्या कर रहा था, मैं खाना खा रहा था, ठीक है, डिनर में ले रहा था, और उसी दौरान क्या हुआ है ना। इसका हिंदी अगर हम लोग करने जाएंगे तो क्या होगा कि जिस दौरान या जब, है ना, या जिस वक्त, इस तरह से कि जब या जिस दौरान मैं क्या कर रहा था, मैं डिनर कर रहा था। आई गॉट अ फोन कॉल, मुझे एक फोन कॉल आया, कहाँ से, फ्रॉम माई बॉस, मेरे बॉस की तरफ से या मेरे बॉस से में मुझे क्या आया, एक कॉल आया। तो आप देखो दोस्तों दोनों एक्शंस जो है एक साथ हो रही है, भाई डिनर भी चल रहा है और इधर यहाँ पर जो है फोन कॉल भी आ रहा है। तो इसी तरीके से यहाँ पर आप देखो कि while discussing carefully with the student, कि जिस दौरान, ठीक है, डिस्कस कर रहा था, एकदम बिल्कुल ध्यान पूर्वक जो है डिस्कशन चल रहा था, डिस्कस कर रहा था, किसके साथ, स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशन कर रहा था। अब कौन कर रहा था, द मोटिवेशनल स्पीकर, उसने डिस्कस करने के दौरान क्या किया, उन्होंने एडवाइस किया, क्या किया, एडवाइस किया, किसको, उनको, देम कौन है दोस्तों, स्टूडेंट्स है। नॉट टू, नहीं करना, क्या नहीं करना, नॉट टू ब्रूड, ब्रूड नहीं करना। अब ब्रूड का मतलब क्या होता है, ब्रूड का मतलब होता है दोस्तों चिंता, ठीक है, क्या मतलब होता है, चिंता नहीं करना, या आप बोल सकते हो कि थिंक अ लॉट, बहुत ज़्यादा नहीं सोचना, जो ओवर थिंकिंग जिसको बोलते हैं ना, ओवर थिंकिंग नहीं करना, ओवर थिंकिंग नहीं करना। तो क्या बताया मोटिवेशनल स्पीकर ने, क्या चीज़ की एडवाइस दी कि ज़्यादा चिंता नहीं करना, है ना, ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना, एक ही सब्जेक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं सोचते रहना, है ना। तो ब्रूड, और यहाँ पर क्या लिखा है, अंडर फेलियर्स, तो ब्रूड अंडर फेलियर्स,
मतलब जो फेलियर्स होती है उसके नीचे, अंडर का क्या मतलब होता है, नीचे होता है ना। तो फेलियर्स के नीचे जो है बहुत ज़्यादा चिंतन मनन नहीं करना, बहुत ज़्यादा एंशियस नहीं होना, बहुत ज़्यादा जो है परेशान नहीं होना, वो सेंस में यहाँ पर आ रहा है। तो क्या इस तरह से हम लोग बोलेंगे कि फेलियर्स जो है, फेलियर हमारा यहाँ पर क्या है, नाउन है, और ये आपका एस लगकर ही आने वाला है फेलियर्स, ठीक है। फेलियर हमारा क्या है, नाउन है। अब आप देखो कि उन फेलियर के नीचे, क्या उनके अंडर करने की बात हो रही है, इसका मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ हमारा प्रीपोजिशन का एरर है, और ये हमारा अंडर नहीं आने वाला है, कोई दूसरा एरर आने वाला है, दूसरा हमारा वर्ड आने वाला है, ठीक है। उसके अलावा देखो, स्पीकर एडवाइज्ड देम, स्पीकर ने उनको क्या किया, एडवाइस किया, तो ये हमारा क्या है, वर्ब, और वर्ब का कौन सा वाला फॉर्म है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है दोस्तों। अब ये कैसे पता चला दोस्तों कि ईडी लगा है, इस तरह से पता चला। लेकिन ये जो एडवाइस साउंड के दो शब्द होते हैं, ठीक है ना, एक वर्ड आपका होता है एडवाइस, और एस जब लगा है तो ये हमारा जो है क्या हो जाएगा दोस्तों, वर्ब हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा वर्ब हो जाएगा। और यदि यही वाला वर्ड हमारा ADVI, क्या हो रहा है, ADVICE अगर आता है तो ये हमारा नाउन बन जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है, कि अगर आपका ADVICE स्पेलिंग आ रहा है तो वो आपका नाउन है, ठीक है, और अगर आपका ADVISE आ रहा है तो वो आपका क्या है, एडवाइज्ड है, ठीक है। दोनों का मतलब वही होता है, एक सलाह होता है और एक सलाह को देना होता है, ठीक है, एक सजेस्ट होता है, एक सजेशन होता है ना। इस तरीके से ये आपका क्या है, सजेस्ट है ना, मतलब सलाह देना। और ये हमारा क्या हो जाएगा, सजेशन हो जाएगा, है ना, केवल सलाह, इस तरीके से। तो एक सलाह देना होता है और एक स्वयं सलाह होता है, ठीक है, वो हमने देख लिया। तो यहाँ पर उस हिसाब से ये स्पेलिंग इसकी वर्ब के हिसाब से बिल्कुल बराबर है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैंने बताया कि एरर हमारा जो है डी वाले में है, तो डी को हम लोग सबसे पहले टिक कर देंगे, क्योंकि पता चल गया कि एरर हमारे अंदर किसके, ऐसा लग रहा है हमको कि यहाँ पर जो ये प्रीपोजिशन गलत है, ब्रूड अंडर, वही चिंतित होना किसके अंडर, फेलियर के अंडर, ये नहीं होने वाला है। तो फिर क्या होने वाला है, कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। एक चीज़ आप याद रखें कि ये जो वर्ड है ब्रूड, ये जो वर्ड है ब्रूड दोस्तों, इसके साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन आता है, कौन सा, ऑन। ये क्या है, हमारा फिक्स प्रीपोजिशन है, ठीक है ना, ये हमारा क्या है, फिक्स प्रीपोजिशन है, ये याद रखना है आपको। और इसी मीनिंग का, है ना, इसी मीनिंग का एक वर्ड होता है पॉन्डर, ठीक है। इन दोनों का ही मतलब है क्या, दोनों का मतलब है थिंक, है ना, थिंक या फिर ओवर थिंकिंग, ठीक है, यह चिंता करना, चिंतित होना, इस तरह से इसका मीनिंग मैंने बता दिया अभी। तो इसका भी जो है, इसका एक सिनोनिम होता है पॉन्डर, लेकिन पॉन्डर जो है उसके साथ हम लोग ओवर लगाते हैं और कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में ऑन भी लगाते हैं, दोनों लगा सकते हैं, पॉन्डर के साथ ऑन भी लगा सकते हैं, पॉन्डर ओवर। जैसे आप इसको सेंटेंस में बोलोगे कि नाउ we must not ponder over this we must not ponder over this incident, कि अब जो है हमको इस पर्टिकुलर जो इंसिडेंट, जो हादसा हमारे साथ हुआ या कुछ ऐसा जो चीज़ें घटना हमारे साथ घटी, उसके ऊपर हमको और ज़्यादा नहीं, क्या नहीं करना चाहिए, पॉन्डर ओवर नहीं करना चाहिए, मतलब उसके ऊपर बहुत ज़्यादा और थिंकिंग नहीं करना चाहिए, ओवर थिंकिंग हमको नहीं करना चाहिए। तो ये भी लगा सकते हो, और ऑन भी आ सकता है कि नाउ वी मस्ट नॉट पॉन्डर ऑन दिस इंसिडेंट, कि इस इंसिडेंट पर। दोनों में थोड़ा सा फर्क है कि एक होता है इस इंसिडेंट के ऊपर और दूसरा होता है ओवर दिस, मतलब एक इस इंसिडेंट के कारण,
तो थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। पॉन्डर ओवर का मतलब होता है के कारण, ठीक है, चिंतित नहीं होना है, और इसका मतलब है इसके ऊपर, इस पर जो है चिंतित नहीं होना है। लगभग सेम इसका मीनिंग दोनों का निकल कर आता है, पर आपको याद रखना है, इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि पॉन्डर और ब्रूड दोनों का मीनिंग जो है एकदम सेम होता है। बहुत ज़्यादा चिंतित होना, ओवर थिंकिंग करना, ठीक है, एंशियस होना, कॉशियस होना, और इसके साथ ऑन प्रीपोजिशन आता है। पॉन्डर के साथ ओवर या फिर ऑन दोनों आ सकता है, तो ये आपको याद रखना है। एरर हमारा जो है दोस्तों डी के अंदर है, अंडर के बदले क्या लगा देंगे हम लोग यहाँ पर, ऑन। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वागत दोस्तों एक बार फिर से, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। ये क्वेश्चन हमने एक फिलर की तरह लिया, ठीक है। एक्चुअल में जो है एरर का ही क्वेश्चन था, पर मैंने सोचा कि इसको जो है एक फिलर की तरह हम लोग इस क्वेश्चन को करें, ठीक है, तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। उससे खैर कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, तो आप इसको फिलर का क्वेश्चन समझें। चलिए देखते हैं। इन 1990s सचिन वॉज कंपेयर्ड डैश, ठीक है। इन 1990s में क्या हुआ कि सचिन जो है उसको कंपेयर किया डैश, कंपेयर डैश द विंड, डैश द विंड दैट ड्रो द डेड, दैट ड्रो द डेड लीव्स टू देयर डेस्टिनेशन, ठीक है। अब क्या इसका मीनिंग जा रहा है, थोड़ा देख लेते हैं। 1990s में, 1990 का जो क्रिकेट प्रेमी है या जो सचिन के बहुत बड़े फैन हैं, उन लोगों को पता है कि 1990s में जो है सचिन का फॉर्म कितना ज़बरदस्त था, ठीक है। जिधर वो चाहते हैं, जहां आप उसको बोलते हैं सचिन को कि यहाँ आपको 6 मारना है या 4 मारना है, तो वो उसी डायरेक्शन में जो है बॉल को 6 या 4 मार देते थे। तो इतना ज़बरदस्त उनका टाइमिंग था, उनका स्ट्राइक उनका ज़बरदस्त था, और उनका बहुत अच्छे फॉर्म में थे सचिन। तो उसी दौरान की बात हो रही है कि वॉज कंपेयर्ड। अब ये आप देखो आपके सामने जो है कितने ऑप्शंस दिए हुए हैं, 5 ऑप्शंस दिए हैं, और पाँचों हमारे क्या है दोस्तों, प्रीपोजिशन, ठीक है। पाँचों हमारे जो है प्रीपोजिशन है, मतलब ये आपका जो है फिक्स प्रीपोजिशन का यहाँ पर हमारा ये पर्टिकुलर ब्लैंक है, ठीक है ना। फिक्स प्रीपोजिशन इसमें आने वाला है। अब क्या आने वाला है वो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सचिन वॉज, अब देखो ये जो है फिक्स प्रीपोजिशन, यहाँ पर कोई प्रीपोजिशन आएगा। अब ये प्रीपोजिशन जो है कौन सा आने वाला है, ये निर्भर करता है किस पर, इस शब्द पर, ठीक है। और ये वर्ड हमारा क्या है, ये वर्ड है हमारा कंपेयर्ड है। अब कंपेयर्ड के बाद देखना पड़ेगा, ठीक है। पहले पूरा मीनिंग इसका समझ लेते हैं कि सचिन जो है 1990s में क्या हुआ, उसको कंपेयर किया गया है ना, डैश किससे, द विंड से। दोस्तों सचिन जो है वो इंसान है, ठीक है ना, सचिन इंसान है, और उसको जो है कंपेयर यहाँ पर किससे किया गया, विंड से कंपेयर किया गया। दैट ड्रो द डेड लीव, जो कि ऐसी हवा से उसको कंपेयर किया, ठीक है, जो कि क्या करता है, जो कि ड्रॉ करता है। ड्रॉ का मतलब होता है, ड्रॉ मतलब जैसे ड्राइव जो है उसका सेकंड फॉर्म ड्रॉ है, ठीक है। ये ड्राइव, ड्रॉ और ड्रिवन, ठीक है। और ड्राइव, ड्रॉ, ड्रिवन, ये V1 है, V2 है और V3 है। और ड्रॉ का मतलब होता है उड़ना, या एक तरह से ड्राइव करना, है ना, एक तरह से टू मूव, है ना, या टू रन, उसको रन, मुड़ना, है ना, इस तरीके से ये इसका मीनिंग आ रहा है, मूव या फिर रन के सेंस में। अब आप देखो कि इसका मीनिंग क्या हो रहा है कि इस ऐसी विंड से, ऐसी हवा से सचिन को यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है, जो कि क्या करती है, लेकर जाती है, क्या लेकर जाती है, जो डेड पत्तियां होती हैं, मरी हुई जो पत्तियां होती हैं, डेड जो लीव्स होती हैं, टू देयर डेस्टिनेशन, जहां उनको जाना होता है, मतलब जिस डायरेक्शन में उन पत्तियों को लेके जाना है उसी डायरेक्शन में वो विंड लेकर जाती है। तो आपको सचिन को उसी तरीके से कंपेयर किया गया है, ठीक है, मीनिंग क्लियर है। अब ये वर्ड है कंपेयर। अब दोस्तों हमको एक चीज़ देखना पड़ेगी, है ना, हम लोग इसको जो है यहाँ पर लिखता हूँ मैं, सचिन जो है उसको कंपेयर किया है। अब दोस्तों ये जो वर्ड है हमारा कंपेयर्ड, ठीक है, क्या वर्ड है, कंपेयर्ड, ठीक है। कंपेयर करना मतलब उससे
उससे कंपैरिजन करना ये पता है आपको। अब इस वर्ड के साथ जो है दोस्तों क्या आ सकता है, टू प्रीपोजिशन भी आता है, ठीक है ना, और विथ प्रीपोजिशन भी आता है, टू भी आता है और विथ भी आता है। अब आप बोलोगे टू किस कंडीशन में आता है सर और विथ किस कंडीशन में आता है, तो विथ जब आता है दोस्तों जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपैरिजन बिटवीन सिमिलर ऑब्जेक्ट्स या एंटिटी, ठीक है, सिमिलर ऑब्जेक्ट या फिर सिमिलर एंटिटी, कोई भी सिमिलर चीज़ों के बारे में, सिमिलर एक जैसे पर्सन के बारे में, सिमिलर वस्तुओं के बारे में जब हम कंपेयर करते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग क्या लगाते हैं, विथ लगाते हैं। और टू प्रीपोजिशन हम लोग कब लगाते हैं दोस्तों, जब हम कंपेयर करते हैं किसके बीच में, डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स या डिसिमिलर एंटिटी के बीच में। कंपैरिजन बिटवीन डिसिमिलर एंटिटी, ठीक है ना, एक डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स जो है जो नॉन आइडेंटिकल है, इस तरह के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में हम लोग जो है यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिखता हूँ कि यहाँ पर एक सेंटेंस लिखता हूँ कि आप कोहली, ठीक है, कोहली इज कंपेयर्ड, ठीक है ना, ध्यान देना, कोहली इज कंपेयर्ड, कोहली इज कंपेयर्ड विथ सचिन। अब जब आप देखो ध्यान से, जब आप कंपेयर कर रहे हो किसके बीच में, दो सिमिलर काइंड ऑफ पीपल के बीच में आप कंपैरिजन कर रहे हो, कैसे भाई, जो कोहली है वो भी क्रिकेटर है, ठीक है, वो भी बैट्समैन है, और सचिन जो है वो भी क्रिकेटर है, वो भी बैट्समैन है, और दोनों ही बेहतरीन प्लेयर है। तो अब जब आप दोनों ने एक जैसे एंटिटी, एक सिमिलर लोगों से आप कंपेयर कर रहे हो, उस कंडीशन में हम लोग क्या लगाते हैं, विद लगाते हैं। और जब हम डिसिमिलर एंटिटी से कंपेयर करते हो उस कंडीशन में हम लोग टू लगाते हैं। तो एक सेंटेंस और ले लेते हैं, किससे ले लेते हैं कि ओके, उसेन बोल्ट जो है, तो बोल्ट जो है, उसेन, उसकी स्पेलिंग, उसेन बोल्ट इज कंपेयर्ड टू बुलेट, ठीक है। तो यहाँ बुलेट एक अलग चीज है और बोल्ट एक अलग इंसान है। तो जब उसेन बोल्ट को आप कंपेयर कर रहे हो किससे, एक बुलेट से कंपेयर जब आप उसको कर रहे हो, तो उस कंडीशन में जो प्रीपोजिशन हम लोग लगाने वाले हैं वो कौन सा होगा दोस्तों, टू प्रीपोजिशन होगा, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आप देखो उसके अलावा ये सब नहीं होता है, कंपेयर्ड बाय नहीं होता है, कंपेयर्ड ऑफ नहीं होता है, कंपेयर्ड फॉर के लिए, तो ये आपका जो है मीनिंग में नहीं आने वाला है। देखो ये दोनों हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। कंपेयर्ड बाय प्रीपोजिशन नहीं आने वाला है, ऑफ नहीं आने वाला है, फॉर प्रीपोजिशन आपके लिए नहीं आने वाला है, ठीक है। इन दोनों में से कुछ एक आएगा और मैंने बता दिया कौन सा कब आएगा। इस क्वेश्चन में आप देखो, इन 1990 सचिन वाज कंपेयर्ड। अब आप मुझे बताओ कि सचिन को जो है किससे, सिमिलर एंटिटी से कंपेयर किया जा रहा है या डिसिमिलर से, जाहिर सी बात है उसको डिसिमिलर, विंड से कंपेयर कर जा रहा है, हवा से उसको कंपेयर किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो है क्या आने वाला है, टू प्रीपोजिशन आपका आ जाएगा, है ना। अगर किसी दूसरे प्लेयर से कंपेयर किया होता, लारा से या फिर दूसरे स्टीव वॉ या जो भी दूसरे किसी से कंपेयर करते तो हम लोग उसमें विथ प्रीपोजिशन लगा देते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 80 पढ़ते हैं। द सुप्रीम कोर्ट सेज Canadian judges have been so soft on punishment for 30 years in giving offenders the lowest possible sentence, ठीक है। अब यहाँ पर सेंटेंस का मतलब होता है पनिशमेंट, ठीक है। मैं शुरू में ही आपको
बता देता हूँ कि सेंटेंस का मतलब होता है पनिशमेंट, सजा। ठीक है, अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट सेज। देखो सुप्रीम कोर्ट कहती है, क्या कहती है कि जो कैनेडियन है, कनाडा के जो जज है वो क्या है, हैव बीन सो सॉफ्ट, वो बहुत इतने सॉफ्ट है, वो इतने सॉफ्ट है। किस चीज़ पर सॉफ्ट है, यहाँ पर इतने नरम है। नरम का मतलब होता है आप बोल सकते हो पोलाइट, या एक तरह से सो सॉफ्ट का मतलब होता है कि या एक तरह से इग्नोरेंट, है ना, इग्नोरेंट मतलब वो ना, उनकी जो इच्छा है वो नहीं है उस चीज़ के लिए, या फिर पैसिव, सो पैसिव, ये इसका मीनिंग आ रहा है। ठीक है, तो ये कैनेडियंस जो है जजेस वो हैव बीन सो, इतने पैसिव हैं किस चीज़ पर, और पनिशमेंट के ऊपर, सज़ा देने के ऊपर, फॉर 30 ईयर, मतलब 30 वर्ष की जो सज़ा का जो प्रावधान है उसको लागू करने के लिए या उसको देने के लिए ये जो कनाडा के जो जजेस हैं वो इतने ज़्यादा एक तरह से इच्छुक नहीं है, इग्नोरेंट है कि इन गिविंग ऑफेंडर द 30 ईयर्स इन गिविंग ऑफेंडर, ऑफेंडर मतलब जिसने जुल्म किया है उसको द लोवेस्ट पॉसिबल सेंटेंस, है ना, तो वो जो है पनिशमेंट फॉर 30 ईयर्स इन गिविंग ऑफेंडर्स द लोवेस्ट पॉसिबल सेंटेंस, तो वो जो है 30 ईयर्स जो कि जो लोवेस्ट पॉसिबल है वो सबसे कम से कम है उसको देने में, है ना। सुप्रीम कोर्ट से इसका कहना है कैनेडियन जजेस हैव बीन सो सॉफ्ट ऑन पनिशमेंट फॉर 30 ईयर्स इन गिविंग ऑफेंडर्स द लोवेस्ट पॉसिबल पनिशमेंट ऑन पनिशमेंट फॉर 30 ईयर्स। अच्छा, ये फॉर 30 ईयर्स जो है ये आपका एक तरह से एक्स्ट्रा है, ठीक है ना, ये क्या है हमारा एक्स्ट्रा है। अब आपको समझ में आएगा। देखो सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या कहती है कि कैनेडियन जजेस जो है वो इतने सॉफ्ट है ऑन पनिशमेंट इन गिविंग ऑफेंडर, मतलब वो जो ऑफेंडर को, अच्छा ये 30 ईयर्स इन जो है ये इसके साथ आएगा, ऑन पनिशमेंट गिविंग ऑफेंडर द लोवेस्ट पॉसिबल सेंटेंस। तो 30 सालों में जो है वो हमेशा क्या करते हैं, ऑफेंडर्स को जो है लोवेस्ट पॉसिबल सजा देते हैं और इस चीज़ में जो है वो बड़े नरमी बरतते हैं। ठीक है, ये इसका मीनिंग आ रहा है। अब देखते हैं कि इसके अंदर एरर हमारा क्या है। आप देखो यहाँ पर शुरुआत किससे की जा रही है, द सुप्रीम कोर्ट से की जा रही है दोस्तों। अब सुप्रीम कोर्ट जो है आपका सिंगल है, ये आपका क्या हो जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट या सिंगुलर आपका नाउन है, ठीक है ना। ये सुप्रीम कोर्ट हमारा पूरा का पूरा क्या है, सब्जेक्ट है, और ये हमारा किस फॉर्म में है, ये हमारा नाउन के फॉर्म में है, तो सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है। और उसके बाद जाहिर सी बात है वर्ब हमारा क्या होने वाला है, सिंगुलर वर्ब आने वाला है। तो यहाँ पर देखो एस लगा है, तो ये सब्जेक्ट और वर्ब का जो आपका एग्रीमेंट है वो बिल्कुल बराबर है, उसके अंदर जो है कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो क्या कहते हैं कनाडा के जो लो जज हैं, कैनेडियन जजेस जो कनाडा के जो जजेस हैं, अब देखो ये हमारा जजेस क्या है, प्लूरल नाउन है, क्या है ये हमारा प्लूरल नाउन है। तो उसके बाद जो वर्ब आने वाला है ऑक्सिलरी जो वर्ब है वो भी प्लूरल होगा, तो ये जजेस और उसके बाद हैव ये भी बराबर है, और हैव के बाद जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म है, मतलब ये हमारा जो है परफेक्ट टेंस में है, ठीक है ना। ये हमारा जो सेंटेंस है ये परफेक्ट टेंस में है, ये भी बराबर है। और हैव बीन सो सॉफ्ट, वो इतने सॉफ्ट है ऑन पनिशमेंट, पनिशमेंट के ऊपर 30 सालों की जो पनिशमेंट है उसके ऊपर देने में, वो देने में है ना ऑफेंडर्स को द लोवेस्ट पॉसिबल सेंटेंस, ठीक है, इस चीज में जो है वो काफी कुछ सॉफ्ट है। अब इसमें एरर क्या लग रहा है ना, इसमें एरर दोस्तों बहुत बढ़िया सा इसमें एक एरर है। इसके अंदर एक एरर है किसका दोस्तों, आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा वो एरर है इसमें डिटरमाइनर, ठीक है ना, डिटरमाइनर का आपका एरर है, ठीक है। अब डिटरमाइनर में क्या आता है ये हमको देख लेते हैं थोड़ा सा दोस्तों। डिटरमाइनर में आपके जितने भी आर्टिकल्स होते हैं, जितने भी आपके आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना, कौन कौन से, ए एन और द, ये सारे के सारे आपके आर्टिकल्स आते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा डिटरमाइनर में प्रोनाउंस भी आते हैं, ठीक है ना, प्रोनाउन भी आते हैं, दिस या दैट, दिस,
या दीस या फिर दोज, ये जो प्रोनाउंस हैं वो आते हैं। उसके अलावा जो है दोस्तों कुछ एडजेक्टिव्स आते हैं, ठीक है ना, एडजेक्टिव्स आते हैं, कुछ आपके कंजंक्शंस आते हैं, ठीक है, जैसे सम, फ्यू, मैनी, सम, फ्यू, मैनी, सो, वेरी, मच, इस तरीके के, लिटिल, ये सारे जो हैं आपके क्या है, सारे डिटरमाइनर्स हैं, तो ये सब आते हैं। अब यहाँ पर देखो हैव बीन सो सॉफ्ट, तो ये जो सो है, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये सो और उसके बाद क्या लगा है, एडजेक्टिव है। तो दोस्तों इस तरह से सो और एडजेक्टिव हम लोग जो है इसका कॉम्बिनेशन नहीं आता है, सो प्लस एडजेक्टिव का नहीं आता है ना। जैसे देखो ग्रामर के हिसाब से ये सो का यूज यहाँ पर रॉन्ग है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है हमारा, सो सॉफ्ट, क्या लिखा है, सो सॉफ्ट, तो इसके बदले जो राइट फॉर्म है वो क्या होगा हमारा, वेरी, क्या होने वाला है, वेरी सॉफ्ट। तो ग्रामेटिकली ये जो है, याद रखना दोस्तों, बोलचाल की भाषा में तो हम लोग यूज करते हैं, जैसे यू आर सो स्मार्ट, है ना, यू आर सो हैंडसम, आई एम सो सॉरी, इस तरीके से बोलते हैं ना, तो आई एम सो सॉरी, आई एम सो हैप्पी टुडे, तो बोलचाल की भाषा में सो को हम लोग यूज करते हैं। लेकिन एक्चुअल में ग्रामर की अगर हम बात करें तो ग्रामेटिकली ये सो रॉन्ग है, उसके बदले क्या यूज करते हैं, वेरी यूज करते हैं, ठीक है। तो ये याद रखो दोस्तों, ग्रामेटिकली जो है सो का यूज बिल्कुल रॉन्ग होता है ना, खास करके कब, किस फॉर्मेशन में, जब सो के बाद आपका एडजेक्टिव आ रहा है, ठीक है। तो उसके बदले हम क्या लगाने वाले हैं, वेरी, वेरी हैप्पी। आप ऐसे बोलते हो ना, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी टुडे, इस तरीके से बोलते हैं और कई बार बोलते हैं, और किसी ने आज तक हमको टोका भी नहीं। लेकिन ग्रामर के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये सो आपका रॉन्ग है, इसके बदले क्या आना चाहिए, वेरी आना चाहिए, आई एम वेरी हैप्पी टुडे, ठीक है ना दोस्तों। याद रखो ग्रामेटिकली सो आपका बिल्कुल रॉन्ग आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सही डिटरमाइनर क्या लगने वाला है, वेरी लगने वाला है। तो सुप्रीम कोर्ट सेज कहती है कैनेडियन जजेस हैव बीन वेरी सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट हैं, किस चीज पर, ऑन पनिशमेंट फॉर 30 years इन गिविंग ऑफेंडर्स, वेरी सॉफ्ट एंड सॉफ्ट इन गिविंग ऑफेंडर्स द लोवेस्ट पॉसिबल सेंटेंस। अच्छा, ये देखो यहाँ से ना ये एक्स्ट्रा चीजें हैं दोस्तों, ऑन से लेकर तो पूरा 30 years तक, ये एक एक्स्ट्रा आपका क्या है, आपका एक फ्रेज है, उसके कारण देखो सेंटेंस आपको अजीब लग रहा है। अब आप पढ़ो, सुप्रीम कोर्ट जो है सेज कैनेडियन जो है हैव बीन वेरी सॉफ्ट इन गिविंग ऑफेंडर्स द लोवेस्ट पॉसिबल सेंटेंस, इस चीज पर वो सॉफ्ट है। और ये जो है ऑन पनिशमेंट फॉर 30 years, ये जो है एक्स्ट्रा चीजें हैं। तो ऑन पनिशमेंट फॉर 30 years को अगर आप हटा दोगे ना तो बिल्कुल आपका सेंटेंस एकदम मीनिंगफुली लगेगा, ठीक है। तो और हमारा कोई भी एरर हमको दिखाई नहीं दे रहा, बी वाला जो है दोस्तों इसके अंदर हमारा एरर है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।